नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। एक बार फिर से हम उपस्थित हो चुके हैं बिहार बीपीएससी 17th और बिहार एसएससी या फिर यूँ कहें बिहार टीआरई बीपीएससी के एग्जामिनेशंस की तैयारी करने वाले सभी कैंडिडेट का हमारे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। शाम के 8 बज चुके हैं और डेली शाम को 8 बजे हम उपस्थित होते हैं अपने सेशन के साथ। तो घबराइए नहीं, एक एक करके महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें देखें और 10 प्रश्नों का सीरीज अभी लेकर के मैं चल रहा हूँ। धीरे धीरे एग्जाम्स नज़दीक आते जाएंगे, इन प्रश्नों की संख्या हम बढ़ाते चले जाएंगे। पहला प्रश्न जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि नामचा बरवा हिमालय के किस श्रेणी में उपस्थित है। दोस्तों सभी जानते हैं कि हिमालय जो होती है हमारे देश की उत्तरी भाग में उपस्थित है, ठीक है। उसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है और इसको कई भागों में तोड़ा गया है, जैसे कि आपके पास बृहद हिमालय, उसके बाद आपके पास हिमाद्री, लघु या फिर ट्रांस हिमालय, इस प्रकार से इसको तोड़ करके अलग अलग किया गया है, ठीक है। उसी में से एक प्रश्न आ गया है कि नामचा बरवा हिमालय की किस श्रेणी में उपस्थित है, किस श्रेणी में यहाँ पर होना चाहिए। ट्रांस हिमालय, हिमाद्री या बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, और उसके बाद उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई सत्य नहीं है। एक शिवालिक होता है जो कि सबसे मध्यम निचले वाले क्षेत्र को कहते हैं, और सबसे नीचे जो होता है उसको हम लोग तराई क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसके पीछे कारण क्या है ये सभी को डिटेलिंग किया जाएगा। सबसे पहले जो प्रश्न आया है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे, नामचा बरवा हिमालय के किस श्रेणी में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर बी अगर आप भी इसका आंसर करते हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। अब आइए सबसे पहले हम लोग इससे संबंधित मुख्य बिंदुओं को समझ लेते हैं। दोस्तों जो नामचा बरवा है वह हिमाद्री या बृहद हिमालय में उपस्थित है। यह कहाँ पर उपस्थित है, जो हमारा भारत है उस भारत में जो इधर हिमालय इस तरीके से चोटियों में जाता है, जो पूर्वी क्षेत्र में आती है हिमालय, यानी कि पूर्वी छोड़ हिमालय की पूर्वी छोड़ को हम लोग हिमाद्री या बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। पूर्वी क्षेत्र, उसी में अरुणाचल प्रदेश जो अपना एक राज्य है भारत का, और सबसे पहले वहाँ पर ही सूर्योदय होता है, ये भी आप जानते हैं। वहीं पर हिमाद्री यानी कि बृहद हिमालय में अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा है। याद रखेंगे दोस्तों कि इसकी ऊंचाई 7782 जो है वह मीटर मापी गई है। अगर पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो ये दुनिया में 28वें नंबर लंबाई के आधार पर, यानी कि जो बृहद हिमालय है या हिमाद्री है वह लंबाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो दुनिया में 28वें नंबर पर अपना स्थान कायम करती है। पहला नंबर प्रश्न उम्मीद करते हैं कि कंप्लीट हो चुका होगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते चलते हैं। एक एक प्रश्न का हम एक्सप्लेन आपको देने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेनेशन के अनुसार हम प्रश्नों को डिटेल्स करेंगे। प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले देख लीजिएगा, नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। दोस्तों सबसे पहले इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान का एक रूप है या संविधान में यह एक भाग है, जिसके वर्णन जो है संविधान के भाग नंबर कितने में 4 में किया गया है, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग कितने में 4 में किया गया है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वह वाद योग्य नहीं है, अर्थात आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये पहली बात, ये मस्ट इंपॉर्टेंट बात। नीति निर्देशक तत्वों में ही यह वर्णन किया गया है कि समान काम के लिए समान वेतन दिए जाएंगे। तो मूल रूप से जो बातें थी कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में कहाँ, भाग नंबर 4 में है। यह बाध्य योग्य नहीं है और समान काम के लिए समान वेतन जो हमें प्राप्त होगी यह नीति निर्देशक तत्वों में ही वर्णन किया गया है। अब प्रश्न के ऑप्शंस पर गौर करेंगे। संविधान की भाग 4 में इसका उल्लेख है, ये सही है। आयरलैंड के संविधान से इसे ग्रहण किया गया है, यह भी सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा था, यह भी सही है। याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेलिंग करता है, कहता है कि बताइए डॉक्टर अंबेडकर ने किसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा था, तो नीति निर्देशक तत्व याद रखेंगे। अगला है डी नंबर की, इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में जाया जा सकता है। मैंने आपको बताया इस पर वाद विवाद नहीं हो सकता है, अर्थात यह वाद योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी एज आंसर के रूप में चुना जाएगा, क्योंकि हमारा प्रश्न कहता था कि कौन सा गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, घुमा फिरा करके यह प्रश्न तो आपको देखने के लिए मिलेगा ही, और चाहे वो किसी तरीके से पूछा जाए। तो आइए जितनी भी चीज़ें इसमें हो सकती हैं उसको हम लोग बात कर लेते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद
आप केशवानंद भारती कौन हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, केशवानंद भारती जो हैं यह एक व्यक्ति हैं और ये भारतीय हिंदू महंत हैं, महंत थे, क्योंकि इनका 6 सितंबर 2020 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई है। जन्म होती है 9 दिसंबर 1940 ईस्वी में, 6 सितंबर 2020 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये भारतीय हिंदू महंत थे जो वर्ष 1961 से निधन तक भारतीय राज्य केरल के कासरगोड जिले में स्थित एक हिंदू मठ में एडिनर मठ के शंकराचार्य के रूप में काम करते थे। लेकिन ज्ञानी बहुत थे, ये अपने धर्म के प्रति और अपने मौलिक चीज़ों के प्रति बड़ा ही सजग व्यक्ति थे। नमन है ऐसे व्यक्ति को। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है? तो आप तो केशवानंद भारती के बारे में जान के वो महंत थे, ये तो आपको क्लियर हो गया, केरल से हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब कहता है कि जो केशवानंद भारती केस है, फिर से देख लेते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय में से माना जाता है? संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति के लिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए, संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत, या उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, कोई सत्य नहीं है। दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि केशवानंद भारती जो केस है 1973 में जो इसका डिसीजंस निकल करके आता है उसमें हम तुरंत बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये पहली बात है कि मौलिक अधिकार से ये संबंधित बिंदु है। तो मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में भाग नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले याद रखेंगे भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार हमारे भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। ये तो आप ज़रूर जानते होंगे। अब रहेगी बात कि भाग जो 3 में है मौलिक अधिकार, वो कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है? 12 से लेकर के 35 नंबर एक्ट अर्थात अनुच्छेद में हम लोग को इसके बारे में स्टडी करने के लिए प्राप्त होता है। अब रहेगी बात कि यह केरल और केशवानंद भारती का जो केस है वह अंतिम निर्णय जो आता है 13 जजों की एक पीठ के द्वारा आती है। 68 दिन इस पर बहस चलता है और चीफ जस्टिस जो होते हैं सिकड़ी, उस समय चीफ जस्टिस कौन थे? सिकड़ी। 68 दिनों की बहस के बाद इस पर निर्णय आता है और यह फैसला आता है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में परिवर्तन की जा सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं की जाएगी। तो 68 दिनों की पूछा जा सकता है क्वेश्चन को कई तरीके से कि कितने जो हैं न्यायाधीशों की पीठ ने इस पर निर्णय लिया। 13 कौन कहाँ पर खंडपीठ थी? सुप्रीम कोर्ट की मामला कहाँ का था? केरल का। और केशवानंद भारती भी के बीच में कितने दिनों तक इस पर बहस चली? 68 दिनों तक। और कब से कब तक ये चला? तो इस बिंदु को ध्यान रखिएगा। 31 अक्टूबर 1972 से लेकर के यह केसेस बहस जो होती है इस पर प्रारंभ होती है 31 अक्टूबर 1972 से, समाप्त होती है 23 जो आपके पास 23 मार्च 1973 को इस पर फैसला आ जाता है, जिसमें आज संविधान की आधारिक संरचना के सिद्धांत पर यह निर्णय दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि संशोधन की जा सकती है, लेकिन आधारिक संरचना में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होगी। आइए बढ़ते चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित हो चुका है। देखिएगा, प्रश्न देखने से अजीब सा लगेगा। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। अब जो भी लोग वीडियो को लाइक नहीं करें, लाइक करके आगे बढ़ाते चलिए। शुरुआती दौर है, इसमें बच्चे कम जुड़ेंगे, स्टूडेंट कम होंगे, लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ते जाएगी, घबराइए नहीं। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। भगत सिंह ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। अरविंद घोष के बारे में बात नहीं, जवाहरलाल नेहरू का ये सेंटेंस है, याद रखिएगा। आपको देखने से शुरू में लगा होगा ना कि मुझे भगत सिंह कर देना चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है। सही आंसर है कि जवाहरलाल नेहरू। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार सरकार के द्वारा कितने रुपए का बजट पेश किया गया है? अपने आप में बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए किसने बजट बिहार का पेश किया? तो एज अ वित्त मंत्री के रूप में, एज अ फाइनेंशियल मिनिस्टर के रूप में हमारे बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं श्री सम्राट चौधरी के द्वारा यह बजट पेश किया गया है।
याद रखेंगे, सबसे अधिक बजट खर्च करने की बात शिक्षा पर किया गया है और यह कब किया गया? 13 फरवरी 2024 को यह लागू किया गया सम्राट चौधरी के द्वारा। याद रखेंगे, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार सरकार के द्वारा कितने रुपए की बजट पेश किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2,78,725 करोड़ रुपए की बजट वित्त मंत्री अर्थात ये अपने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। छठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, वर्तमान में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? याद रखेंगे, वर्तमान में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में विधानसभा भी है, बिहार में विधान मंडल भी है और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी है। फिर भी बात कर देते हैं, लोकसभा की 40 सीटें, राज्यसभा की 16 सीटें और उसके बाद जो होती है विधानसभा की 243। और आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि विधान परिषद की सीटें बिहार में कितनी है। अब यहाँ पर आती है कि वर्तमान में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? देखिएगा, वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव हैं, इनको टिक मत कर दीजिएगा। अभी जो वर्तमान में बिहार विधानसभा चल रही है वह 17वीं चल रही है, ठीक है, 17वीं विधानसभा बिहार में चल रही है, जिसके लिए जो है अब तक जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं 9 बार एज अ मुख्यमंत्री, एज अ चीफ मिनिस्टर बिहार के शपथ ले चुके हैं और हिंदुस्तान में ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, ठीक है। और 17वीं चल रही है और जो 17वीं विधानसभा है जो बिहार की चल रही है उसमें तीसरा नंबर अध्यक्ष अभी मिल चुका है और वो है नंद किशोर यादव, जो कि तीसरे नंबर पे मतलब अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाले। इनके पहले जो है सिवान के रहने वाले अवध बिहारी चौधरी थे। लेकिन फिलहाल उपाध्यक्ष की बात की गई है कि वर्तमान में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन है? सही आंसर है नरेंद्र नारायण यादव। याद रखेंगे, अवध बिहारी चौधरी इसके पहले थे, नंद किशोर यादव अभी हैं वर्तमान में और नरेंद्र नारायण यादव ये उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। जहां आप सोच रहे होंगे उससे अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में। प्रश्न, महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब की गई थी? गेल इंडिया लिमिटेड जो है ये है। सबसे पहले आप समझेंगे कि महारत्न कंपनियां जो है उसको महारत्न कंपनी, एक रत्न कंपनियां होती हैं, महारत्न कंपनियां होती हैं, तो किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा देने का जो अधिकार है वह किसके पास है? सबसे पहले याद रखिएगा वित्त मंत्री के पास। फाइनेंशियल मिनिस्ट्री जो होती है वो फाइनेंशियल मंत्रालय जो होता है, वित्त मंत्रालय जो होता है, उसके पास ये अधिकार है कि किसी कंपनी को उसके मापदंड के अनुसार, इसके नियम होते हैं, उसके हिसाब से किसी कंपनी को महारत्न कंपनी घोषित किया जाए। तो अभी गेल जो है, अभी वर्तमान में कितने महारत्न कंपनियां भारत में? 13 है। 12वां नंबर, 12 ठो पहले था लेकिन एक 13वां नंबर लेकर के जोड़ा गया है जिसको ऑयल इंडिया, याद रखेंगे ऑयल इंडिया जो है। पूछा जा सकता है कि बताइए 13वां महारत्न कंपनी निम्नलिखित में से कौन जुड़ा गया है? तो ऑयल इंडिया जो है वह 13वां महारत्न कंपनी जोड़ा गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जरूरत है कि महारत्न कंपनियों का मुख्य काम होती है नवाचार के माध्यम से, मतलब ऊर्जा के क्षेत्रों को बढ़ाने में। अगर वित्त मंत्रालय को ऐसा लगता है कि ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ाने में ये कंपनी सक्षम है तो उसको दे दिया जाता है। महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब किया गया था? 1984 ईस्वी में गेल की स्थापना किया गया है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास सी इसका सही आंसर था। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी में किस पदार्थ की अधिकता होने की वजह से यह सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है? आप सभी जानेंगे कि भारत में मिट्टी कई प्रकार की होती है, ठीक है। जैसे जलोढ़ मिट्टी आता है, लेटेराइट मिट्टी आती है, काली मिट्टी आती है। इसी में से कुछ मुख्य बिंदु है जिसमें कि जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों यह उपजाऊ होती है, यानी फसलों की जो बुआई होती है, कृषि का काम मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी में की जाती है। इसमें कौन सी पोषक तत्व सबसे ज़्यादा उपस्थित होता है? तो वह है पोटास। पोटास की अधिकता होने की वजह से जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। ये बात क्लियर हो गई। एक मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि किस मिट्टी का प्रयोग जो है वो ईंट के निर्माण में की जाती है। तो ईंट के निर्माण में जो है वह लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग करते हैं। वहीं पर कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा और प्रश्न है कि देश और सीमा की दूरी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन गलत मिलान कराया गया है? प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न एक बार फिर से कि देश और सीमा की दूरी के
आधार पर निम्नलिखित में से कौन गलत मिलान कराया गया है? तो देखिए बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक भारत की सीमा जो है लगती है 4096, ये सही है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर, ये भी सही है। पाकिस्तान के साथ हमारी भारतीय सीमा जो है 3323 किलोमीटर लगती है, यह भी सही है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी सत्य मिलान किए गए हैं, कोई भी असत्य मिलान नहीं कराया गया है। दोस्तों अब आज के लिए 10वां नंबर और अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा। डेली बाय डेली 8 बजे आप हमारे साथ जरूर जुड़ाइएगा। लगातार 60 दिन हमारी सेट चलेंगे, धीरे धीरे संख्या क्वेश्चनों की बढ़ाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। मिरात उल अखबार के संपादक कौन है? प्रश्न आपके सामने है, मिरातुल अखबार के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों याद रखिएगा, जेम्स ए हिक्की जो है ना, ये प्रथम जो है मतलब जो भी पत्रिकाएं भारत में आई, जेम्स ए हिक्की के द्वारा पहला लाया गया था। यह बंगाल गजट इसका नाम था, याद रहेंगे। तो बंगाल गजट किसके द्वारा लाया गया? जेम्स ए हिक्की के द्वारा। सन कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो उस कंडीशंस में आप याद रखिएगा, सन 1780 ईस्वी में बंगाल गजट जो है लाया गया था, सन 1700 जेम्स ए हिक्की के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा मिरातुल अखबार संपादित किया गया था। अर्थात राजा किसने मिरातुल अखबार का संपादन किया था, यानी संपादक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। कब किया था? 1822 ईस्वी में, याद रखेंगे। पहले वाले भी कोलकाता से, दूसरे वाले भी कोलकाता से। सर सैयद अहमद खान के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन शिशिर कुमार घोष जो हैं वो किससे संबंधित हैं? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो है लाया गया था। और कौन सा पत्रिका शिशिर कुमार घोष के द्वारा लाया गया था? अगर आपको जानकारी है तो ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हमने यहाँ पर छोड़ दिया है। तो प्रश्न था कि मिरातुल अखबार ये संपादक किसके द्वारा हुआ? राजा राम मोहन राय के द्वारा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही सा। कल पुनः हम 8 बजे आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे ही करके, लेकिन लगातार आप हमारे साथ जुड़ते चलिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।